हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अख्तर लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु को समझने से पहले कि क्या होते हैं धातु और अधातु, तो सबसे पहले उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। धातु के एग्जाम्पल्स हैं हमारे गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी चांदी, आयरन यानी कि लोहा, पोटेशियम, सोडियम, मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, कॉपर जिसे तांबा कहते हैं। तो ये सब धातु के उदाहरण हैं, यानी कि मेटल्स के उदाहरण हैं। अधातु के उदाहरण की बात की जाए, अधातु के एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो ये कार्बन, सल्फर और डायमंड है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। आते हैं उसकी डिफिनीशन पर, उसकी परिभाषा पर। धातु जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल, इसकी आधुनिक परिभाषा की बात की जाए तो इसकी आधुनिक परिभाषा है, धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया गया है सोडियम को। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला और सोडियम प्लस आयन बना। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि अपने में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति रखता है, और जब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं तो इस पर दो प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी धातुएं हैं उनमें अलग अलग प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन देने की। कोई एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, कोई दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, कोई तीन इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो धातु समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है और प्लस चार्ज अपने ऊपर बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधातु की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल्स। तो इसकी आधुनिक परिभाषा ये होगी कि अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने ऊपर माइनस चार्ज स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से सल्फर भी दो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, जब दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर दो माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी अधातु हैं वह इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं में जितने भी अधातु हैं उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई दो इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई तीन इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें चमक का गुण पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लस्टर। तो जितनी भी धातुएं हैं जब शुद्ध रूप में होती हैं तो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। यानी कि जब शुद्ध रूप में होगी तो उनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाएगी, यानी कि उसमें चमक होगी। जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये जब शुद्ध रूप में होते हैं तो इसमें चमक पाई जाती है। एक और उदाहरण ले सकते हैं लोहा का। लोहा जब शुद्ध रूप में होता है तो चमकदार होता है, लेकिन उसे खुले वातावरण में जब रख देते हैं तो नमी की वजह से उस आयरन के ऑक्साइड उस पर बन जाते हैं, यानी कि जंग बन जाता है, जो उसकी चमक को खत्म कर देता है। तो वह जब जंग लग जाता है तो शुद्ध रूप में नहीं रह जाता। जब उससे रेगमाल से रगड़ देंगे, खत्म कर देंगे जंग को, तो जब शुद्ध रूप उसका निकलेगा अंदर से तो वह चमकदार होगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है,
कठोरता की बात की जाए तो सामान्यतः लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कठोर नहीं होती हैं। तो पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लोहा, तांबा ये सब कठोर होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और पारा धातु एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वो उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगी पारा। ठीक है। तो दो गुण की बात हो गई। अब तीसरे भौतिक गुण पर आते हैं, आघात वर्धनीयता की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेलियाबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो अभी समझ सकते हैं। यहाँ पर धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिस वस्तु को आप पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उस धातु में ये समझा जाएगा कि आघात वर्धनीयता पाई जा रही है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मेलियाबिलिटी पाई जाती है। जैसे सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु, यानी कि इनकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। जितना अधिक आघात वर्धनीय होगा उतना ही उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है। चाहे हथौड़े से पीटें या किसी और चीज से पीटें, वह शीट का रूप ले लेंगी, चादर का रूप ले लेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं तन्यता की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि धातुओं को हम तार के रूप में खींच सकते हैं, यानी कि उनके तार बना सकते हैं। ठीक है। सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु होती है, तो होती है सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तो होगा सोना, और यही सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, 4 गुण हो गए भौतिक गुण धातुओं के। अब आते हैं अगले स्लाइड पर और बात करते हैं अगले गुण की, वह है हमारा विद्युत चालकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, यानी कि उनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, बिजली प्रवाहित हो सकती है, जितनी भी धातुएं। और Ag की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है और Hg की सबसे कम। Ag यानी कि सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, यानी कि इसमें बहुत आसानी से बिजली प्रवाहित हो सकती है, विद्युत प्रवाहित हो सकती है, लेकिन मरकरी में कम, यानी कि Hg यानी कि मरकरी की विद्युत चालकता कम होती है, लेकिन सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। अब बात करते हैं ऊष्मीय चालकता की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं ऊष्मा की चालक होती हैं, यानी कि इसका मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लें कि लोहा धातु ले लें, लोहे के धातु की एक छड़ ले लें और उसके एक सिरे को गर्म करें, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है अपने आप, एक सिरे को गर्म करने से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो इसी तरीके से जितनी भी धातुएं हैं उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, यानी कि वे उसमें ऊष्मीय चालकता पाई जाती है। तो सभी धातुओं में सिल्वर और कॉपर की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। ये पॉइंट पूछ सकता है कि उस धातु का नाम बताइए जो जिसमें ऊष्मीय चालकता नहीं पाई जाती, यानी कि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लेड और मरकरी। ये सब पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गलनांक, क्वथनांक और घनत्व की। तो सामान्यतः धातुओं के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व अधिक होते हैं। गलनांक की बात की जाए कि जिस ताप पर धातु पिघलने लगती है, और क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर धातु जो है उबलने लगती है। ठीक है। तो इनका गलनांक अधिक होता है जितनी भी धातुएं होती हैं, यानी कि उनको गलाने के लिए अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं घनत्व की। घनत्व का मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि एकांक आयतन, धातुओं के एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, घनत्व। तो इससे घनत्व से मतलब ये समझ सकते हैं कि भारीपन से, कि वो कितना भारी है। ठीक है। तो सामान्यतः सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है, यानी कि वजनी होती हैं जितनी भी धातुएं होती हैं। ठीक है।
तो इसका मतलब कि गलनांक, क्वथनांक और घनत्व धातुओं के अधिक होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम के कम होते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। और गैलियम और सीजियम के गलनांक इतने कम हैं कि इन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगते हैं, यानी कि हथेली का जितना टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर पर आते ही वो गैलियम और सीजियम गलने लगते हैं। ठीक है। ओस्मियम धातु का घनत्व तो सबसे कम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे और इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं ये सब पॉइंट्स। अब बात करते हैं ध्वनिक की। तो जितने ध्वनिक का मतलब ये होता है कि आवाज़ उत्पन्न करने वाले या आवाज़ उत्पन्न करने वाले। तो सभी धातुएं आवाज़ उत्पन्न करने वाली होती हैं, यानी कि ध्वनिक होती हैं। जब वो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, यानी कि ध्वनिक होती हैं। तो ये 8 पॉइंट हो गए, यानी कि 8 भौतिक गुण हो गए धातुओं के। और भी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण की, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो क्या इसमें चमक पाई जाती है, लस्टर पाई जाती है? तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है। जैसे कार्बन और जितनी भी अधातुएं हैं उनमें धात्विक चमक या चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन अपवाद के तौर पर एक पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, वह है आयोडीन अधातु। आयोडीन क्या है? एक अधातु है, लेकिन इसकी सतह चमकदार होती है। तो ये एक अपवाद के तौर पर, और ज़्यादातर अपवाद ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भंगुरता की, ब्रिटलनेस की। भंगुरता का मतलब क्या होता है? तो ठोस अधातुएं आघातवर्ध व तन्य नहीं होती हैं। पहले इनको देख लेते हैं। आघातवर्ध का मतलब कि पीट पीट कर चादर की रूप में बदल देना, और तन्य का मतलब तार बना देना उसका। तो ये दोनों गुण उसमें अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि न तो आघातवर्ध होते हैं न तो तन्य होते हैं, बल्कि यह भंगुर होते हैं। यानी कि इनमें अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है, ब्रिटलनेस पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि इनको पीटने पर वह भंगुर हो जाती हैं, टूट जाते हैं, फैलते नहीं है, टूट जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भंगुरता, यानी कि ब्रिटलनेस। तो सल्फर और फास्फोरस के आप टुकड़े ले सकती हैं और उसको हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाएंगे। ठीक है। यानी कि इसमें भंगुरता पाई जाती है। तो लगभग जितनी भी अधातु हैं उनमें भंगुरता पाई जाती है। तो भंगुरता भी एक भौतिक गुण हो गया अधातुओं का। तीसरा नंबर है चालकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। तो दोनों तरह की चालकता, उष्मा और विद्युत, दोनों के क्या होते हैं? अधातुएं कुचालक होते हैं। अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि इनमें न तो विद्युत प्रवाहित हो सकती है न ही उष्मा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अपवाद के तौर पर ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत के सुचालक है, यानी कि इसमें ग्रेफाइट में बिजली प्रवाहित हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 भौतिक गुण हो गए। अब अगले भौतिक गुण पर आते हैं। रूप या अवस्था। तो कमरे के ताप पर अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। या तो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी या तो गैसीय अवस्था में। दो अवस्थाओं में ज्यादातर धातुएं मिलती हैं, एक ठोस और एक गैसीय। लेकिन ब्रोमीन एक अपवाद है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। तो होगी हमारी ब्रोमीन। जिस तरीके से धातुओं में पारा यानी कि मरकरी, जिसे Hg से दर्शाते हैं, वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से अधातुओं में ब्रोमीन। अब बात करते हैं गलनांक, क्वथनांक और घनत्व की। तो सामान्यतः अधातुओं के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व कम होते हैं। यानी कि गलनांक का मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पर पिघलने लगे। तो अधातुएं कम ही टेम्परेचर पर पिघलने लगती हैं। ठीक है। और घनत्व भी कम होते हैं, यानी कि ये हल्के होते हैं। घनत्व से मतलब हल्का और वजनी समझ सकते हैं। तो घनत्व जब कम होगा तो वजनी कम होंगे, यानी कि हल्के होंगे। और जब घनत्व अधिक होगा तो समझेंगे कि हाँ वो भारी है। ठीक है। तो धातुएं जितनी होती हैं वह वजनी होती हैं, यानी कि उनका घनत्व अधिक होता है। लेकिन अधातुओं का घनत्व कम होता है, यानी कि कम वजनी होते हैं, हल्के होते हैं। ध्वनि की बात की जाए तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। बहुत थोड़ी तो ध्वनि उत्पन्न होगी किसी चीज से टकराएंगी, लेकिन धातुओं की तरह नहीं। तो अधातु कठोर वस्तु से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं या बहुत कम उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए भौतिक गुण के अधातुओं के, जो एग्जाम के लिए काफी हैं इतने पॉइंट्स।
अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण की, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो इसमें पहला रासायनिक गुण है धातुओं का कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। जब भी धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया की बात आएगी तो समझेंगे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो जब भी वायु के साथ अभिक्रिया की बात आएगी तो समझेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बात हो रही है। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि जब धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन से मिलेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। तो ये दो उदाहरण हो गए। अब इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं नोट के तौर पर। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग दर से अभिक्रिया करती हैं, अलग अलग स्पीड से अभिक्रिया करती हैं। कोई बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कोई बहुत धीरे धीरे, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम वायु में अचानक आग पकड़ लेती हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे और जलने लगेंगे। तो इस चीज से बचाने के लिए उसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में न आ पाए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, प्लम्बम, ये कुछ धातुएं हैं। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक यानी जस्ता, प्लम्बम यानी लेड या सीसा, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब धीरे धीरे रिएक्शन इसकी ऊपरी सतह करती है तो धातु ऑक्साइड जो बनाती है उसकी तह बन जाती है उसके ऊपर, यानी कि परत बन जाती है। आयरन की बात की जाए तो आयरन वायु में जलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि जब इसको वायु की उपस्थिति में एक बड़ा टुकड़ा ले लें लोहे का और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब इसका चूड़ बना लेंगे या इसको महीन कर लेंगे और उसको जलाएंगे तब जलने लगेगा, वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है इसके पिछले वाले स्लाइड में कि कॉपर जब वायु यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। ठीक है, Ag यानी कि चांदी, Au यानी कि सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि सिल्वर और सोना, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ धातुएं तो जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जो है धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। और कुछ धातु ऐसे हैं सिल्वर और चांदी और सोना जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसी से संबंधित धातु ऑक्साइड से संबंधित ये समझ सकते हैं कि ऑक्साइड के प्रकार, तो ऑक्साइड के प्रकार में की बात की जाए तो उसमें उभयधर्मी ऑक्साइड एक होता है। तो उसको समझते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं, यानी कि अम्ल के साथ उनका रिएक्शन कराया जाएगा तब भी लवण और जल बनाएंगे, और जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तब भी लवण और जल बनाएंगे। तो इसका मतलब कि दोनों तरीके से व्यवहार करते हैं, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका एक एग्जाम्पल है उभयधर्मी ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तब भी लवण और जल बनाता है, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम एल्यूमिनेट नाम का लवण बनाता है और जल बनाता है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हुआ, उभयधर्मी ऑक्साइड हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है और लवण और जल बना रहा है, और यहाँ पर क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है और लवण और जल बना रहा है, यानी कि दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण के। नंबर 2 के रासायनिक गुण, जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, या धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दो पदार्थ बना सकते हैं, या तो धातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी या तो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब जल से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उन धातुओं को देख लेते हैं जो जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो पोटेशियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी तरीके से सोडियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और कैल्शियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन एल्यूमिनियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आयरन जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। तो दो पदार्थ बना सकते हैं दो तरीके से, या तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे या तो धातु हाइड्रोक्साइड, और उनके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और धातुएं हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि ये अपवाद के तौर पर ले सकते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो ये अपवाद हो गए। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं नोट के तौर पर। तो अलग अलग धातु जल से अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। कोई ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, कोई भाप के साथ रिएक्शन करता है कोई धातु, और कोई धातु गर्म जल के साथ रिएक्शन करती है। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जलवाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जलवाष्प का मतलब भाप। और मैग्नीशियम जो धातु है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया करके तैरने लगते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में आया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, जब जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है उस गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वह तैरने लगती है। ठीक है। सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये अपवाद हो गए कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले हो गए ये धातु। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कि जितनी भी धातु हैं जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। कोई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कोई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कोई भाप के साथ अभिक्रिया करता है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो है हमारा सोना, चांदी, तांबा और सीसा। ठीक है। तो दो रासायनिक गुण की बात हो गई धातुओं के। अब तीसरे रासायनिक गुण पर आते हैं, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। धातु जब जल के साथ रिएक्शन कर रहे थे तब वहां पर क्या बन रहा था? या तो धातु ऑक्साइड बन रहा था या तो धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा था और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। लेकिन जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, आयरन जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इस आयरन का लवण बनेगा, यानी कि फेरिक क्लोराइड बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरीके से एल्यूमिनियम जब HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है।
तो 3 पॉइंट हो गए रासायनिक गुण में। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यानी कि कोई धातु ले लें और किसी दूसरे धातु का के लवण का विलयन ले लें, ठीक है, तब क्या होगा? तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो जो धातु मिला रहे हैं दूसरे धातु बी के लवण के विलयन में, तो अगर ये धातु ए ज्यादा अभिक्रियाशील है बी की तुलना में, तो क्या करेगा? ये धातु ए बी को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा, यानी कि बी को विस्थापित कर देगा। तो बनेगा ए का लवण का विलयन और धातु बी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है कापर से, और हम कापर सल्फेट का यहाँ पर विलयन ले रहे हैं, जली विलयन ले रहे हैं, यानी कि जल में कापर सल्फेट को घोल देंगे तो कापर सल्फेट का जली विलयन मिलेगा, और उसमें आयरन को जब डालेंगे तो वहां पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कापर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण देखा जो। तो 4 पॉइंट की बात हो गई। तो अब जानेंगे कि कौन धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो इस श्रेणी से हम याद कर सकते हैं कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। इस श्रेणी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी, यानी कि कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जो रखा गया, इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है, और सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, और सबसे कम गोल्ड होता है। गोल्ड सबसे कम सक्रिय होता है, ठीक है। तो ऊपर की कोई धातु है और दूसरी किसी धातु, नीचे की धातु यानी कि मैग्नीशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम का लवड़ी विलयन ले लें और कैल्शियम को उसमें डालेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाकर ये पोटेशियम, ये के है पोटेशियम मैग्नीशियम को हटाकर पोटेशियम का लवड़ी विलयन बना लेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है रासायनिक गुण ही में समझ सकते हैं कि धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया, इसको पॉइंट नंबर 5 मान सकते हैं। तो जब धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तो जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर अधातु पर चला जाता है और एक यौगिक बनता है जिसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, जो हम समझ चुके हैं एक बार परिभाषा के तौर पर, कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो धातु जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और प्लस चार्ज अपने ऊपर प्लस चार्ज स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसी प्रवृत्ति के आधार पर ये यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। तो समझते हैं, यहाँ पर गौर से सुने। यहाँ पर सोडियम हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और अपने ऊपर एक प्लस चार्ज स्थापित कर लेता है। उसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने ऊपर एक ऋण आवेश या ऋणायन अपने ऊपर स्थापित कर लेता है, ठीक है, माइनस चार्ज स्थापित कर लेता है। तो क्या होता है यहाँ पर? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल, जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम क्या करता है? अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और दोनों की बातें क्लियर हो जाती हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है, क्योंकि क्लोरीन लेने वाला है और सोडियम देने वाला है। तो जब इस पर से इस पर चला जाता है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो हमें मालूम है कि जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में करीब आते हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, आपस में सटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं, आयनिक यौगिक यानी कि NaCl का निर्माण। आयनिक यौगिक NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। इसका रिएक्शन हो रहा है कैसे? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब दोनों पर विपरीत आवेश आ गए, विपरीत चार्ज आ गए, और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। तो जैसे इन पर विपरीत आवेश आएगा तो एक दूसरे में सट जाएंगे और क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि Na प्लस के रूप में और क्लोरीन माइनस के रूप में हो जाता है और एक दूसरे में सट जाते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालते हैं और अधातु को दे देते हैं, जिसकी वजह से उन पर विपरीत आवेश आ जाते हैं, विपरीत चार्ज आ जाते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि करीब आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपस में सट जाते हैं और एक यौगिक बनता है जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं MgCl2 का। Mg क्या है, एक धातु है, मैग्नीशियम और क्लोरीन अधातु है। तो यहाँ पर समझते हैं कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो 2 क्लोरीन परमाणु की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब विपरीत आवेश आ गए, उल्टे चार्ज आ गए कि एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो जब ऐसा होगा तो एक दूसरे में सट जाएंगे और बनाएंगे MgCl2 बनाएंगे। Cl 2 बार है इसलिए Cl2 हो जाएगा और Mg एक बार है तो सिर्फ Mg, तो MgCl2 बनेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी कि धातु और अधातु आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। अब इसी संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म, जो यहाँ पर धातु और अधातु आपस में मिलने के साथ आयनिक यौगिक बना रहे हैं, तो उन आयनिक यौगिक के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या उनकी खासियत होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक प्रवृत्ति की। भौतिक प्रवृत्ति में यह ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है, तो यह ठोस होते हैं, ठीक है, कठोर भी होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, यानी कि इनको पीटने पर ये टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है पीटने पर टूट जाना। और गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, यानी कि इनको गलाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, घुलनशीलता की बात की जाए तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, किंतु पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ले लें, केरोसिन ले लें और कोई भी तेल ले लें, उसमें जो है आयनिक यौगिक घुलनशील नहीं होते हैं। नमक क्या है, NaCl ही है। सोडियम क्लोराइड जो हम खाने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है और ये एक आयनिक यौगिक ही है। तो आप देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जब इसको जल में घोलते हैं तो घुल जाता है, लेकिन आप किसी भी तेल में आप इसको डालिए तो नहीं घुलेगा। यानी कि तेल में अघुलनशील होते हैं लेकिन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। ठीक है, विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता की बात की जाए तो जब ये ठोस अवस्था में होती हैं तो जो ये दोनों आपस में सटे रहते हैं, विपरीत चार्ज जो है, विपरीत आयन आपस में सटे रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। लेकिन जब ये घुली हुई अवस्था में रहते हैं तो ये दूर दूर रहते हैं, थोड़ा फ्री रहते हैं। तो इन्हीं दोनों आधार पर विद्युत चालकता समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों चालन करते हैं, क्योंकि इनके आयन जो है फ्री हैं, यानी कि चार्ज फ्री हैं। जब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो विद्युत प्रवाहित होगी, लेकिन जब सटे नहीं रहेंगे तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकते हैं। यही जो है चार्ज होते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है इन्हीं की वजह से, जब ये फ्री होते हैं तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में सटे रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आयनिक यौगिक के गुणधर्म हो गए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की बात हो गई गुण की, जितने भी गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परिभाषा, धातु और अधातु की, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे हो, धातुओं को हासिल कैसे करें। तो उसको समझने के लिए, उसके प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझना होगा, क्योंकि ये बार बार उस प्रक्रिया को समझने के लिए ये बार बार शब्द आते हैं। वो है हमारे खनिज, अयस्क और गैंग। ठीक है, उनमें बार बार बात होगी, तो पहले इनको समझ लेते हैं ताकि बाद में न समझना पड़े। तो खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो भी तत्व हो, धातु हो, अधातु हो, पृथ्वी में जिस रूप में पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं।
ठीक है। जिस रूप में धरती में पाए जाते हैं तत्व या यौगिक, कोई भी एलिमेंट हो, धातु हो गई, अधातु हो गई, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कार्बन, वो जिस रूप में पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क भी खनिज ही होता है, अयस्क भी खनिज ही होता है, लेकिन इसमें कोई विशेष धातु, कोई खास धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे निकालना लाभकारी होता है, जिससे जिससे उस तत्व को प्राप्त करना लाभकारी होता है, तो हम उसे अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कम मात्रा में पाई जाएगी तो उसे सिर्फ खनिज कहेंगे, लेकिन जब अधिक मात्रा में पाई जाएगी तो उसे अयस्क कहेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। जिससे निकालना लाभकारी होता है तो उसे अयस्क कहते हैं, जिसे निकालना फायदेमंद होता है, वरना उसे सिर्फ खनिज कहेंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब बात करते हैं गैंग की। गैंग का मतलब होता है अशुद्धि। जो अयस्क जमीन के अंदर से निकलता है, यानी कि जो धातु होती है जिस रूप में धरती के अंदर से निकलती है, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी होती है, रेत होती है, बालू होती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए, तीनों शब्द हो गए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब प्रक्रिया को समझते हैं कि धातु कैसे प्राप्त की जाए। तो इसमें 3 चरण अपनाए जाते हैं धातुओं को प्राप्त करने के लिए। तो धातुओं की प्राप्ति के चरण, पहला चरण है हमारा अयस्कों का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण का मतलब होता है यही गैंग को साफ करना, ठीक है, गैंग को हटाना। जो जमीन के अंदर से हम निकाले हैं धातु, अधातु या यौगिक, उसमें से गैंग को हटाना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है, यानी कि अयस्कों को साफ करना। धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातुओं को निकालना, इसके लिए अलग अलग धातुओं पर अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो उसको अभी समझेंगे। धातुओं का परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है जो धातु प्राप्त हुई है उसे और शुद्ध करना। धातु जो प्राप्त हुई है निष्कर्षण के बाद, तो उसमें भी कुछ अशुद्धियां रहती हैं, कुछ मिलावट रहती है, तो उसको एकदम शुद्ध प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? धातुओं का परिष्करण कहते हैं। तो समझते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। पहले चरण की बात की जाए, चरण नंबर 1, अयस्कों का समृद्धिकरण, इंक्रीजमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है अयस्क, और इंक्रीजमेंट का मतलब होता है समृद्धिकरण, यानी कि शुद्ध करना। तो खनिज अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया है। जो समृद्धिकरण है अयस्कों का, वो क्या है? खनिज अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया है, जिससे अयस्क को शुद्ध किया जा सके। तो ये अशुद्धियों को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। हाथ प्रक्रम, यानी कि हाथ से अशुद्धियों को हटा सकते हैं, या चुंबकीय पृथक्करण विधि अपना सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में ये प्रक्रिया कब अपनाते हैं? जब जो धातु हम जो जिस धातु को हमें निकालना है, अगर उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो इस विधि को अपनाते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि की, यानी कि चुंबक का सहारा लेते हैं अशुद्धियों को हटाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से पानी से धुल कर भी साफ कर सकते हैं, या छान कर भी साफ कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है इतना जानना। अब बात करते हैं चरण नंबर 2 की। जब साफ हो जाएगा तो अब उससे धातु का निष्कर्षण होगा, धातु की प्राप्ति होगी। तो धातु के निष्कर्षण को समझने के लिए पहले हम सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमें मालूम कि जो ऊपर की धातुएं होती हैं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जो बीच की होती हैं उनकी सक्रियता मध्यम होती है, और जो सबसे नीचे होते हैं उनकी सक्रियता सबसे कम होती है। तो जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है धातु के निष्कर्षण में, धातु निकालने में? विद्युत अपघटन विधि अपनाते हैं। यही सबसे अच्छी विधि है, ठीक है, निष्कर्षण के लिए, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं उनकी। लेकिन जो बीच की धातु हैं, जो मध्यम अभिक्रियाशील हैं, जो न तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं या न तो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, तो ये ज़्यादातर किस अवस्था में पाए जाते हैं? सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, या कार्बोनेट के रूप में पाए जाती हैं। तो अगर सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही हैं, तो हम कार्बन के अपचयन द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अभी समझेंगे अगले स्लाइड पर। और जो कम अभिक्रियाशील हैं वो तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, बस उस पर कुछ काम करना रहता है थोड़ा सा, तो हमें वहाँ से धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे सिल्वर और एयू को प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी होती है बनिस्बत ऊपर वाली धातु और बीच वाली धातुओं के,
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निष्कर्षण के लिए कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इनको निकालना आसान होता है। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं अर्थात सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु धातु प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अयस्क को गर्म किया जाता है। इन्हें गर्म कर देंगे तो धातु प्राप्त हो जाएगी। तो अगर ये सल्फाइड के रूप में पाए जा रहे हैं, जैसे मरकरी सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सीना बार कहते हैं, और इससे हम Hg का निष्कर्षण करते हैं। इस अयस्क से हम Hg को प्राप्त करते हैं। तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जो ये अयस्क है उसको हम ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और ये गैस जो है उड़ जाएगी। बचेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO बचेगा। और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे तो हमें मरकरी किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, द्रव के फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि मरकरी ऐसा धातु है, एक अकेला ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पर Hg मिलेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें धातु प्राप्त हो गई, मरकरी। अब बात करते हैं इसी तरह कापर सल्फाइड की, Cu2S से कापर का निष्कर्षण कैसे करें? तो इसको भी गर्म करेंगे, Cu2S को, यानी कि कापर सल्फाइड को, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा? ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड या कापर ऑक्साइड। ठीक है, और ये कापर ऑक्साइड जो मिला है इसको फिर इसी में मिलाएंगे, कापर सल्फाइड में। कापर ऑक्साइड और कापर सल्फाइड को आपस में मिलाएंगे और फिर उसको गर्म करेंगे तो हमें कापर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो कापर प्राप्त हो रहा है और ये मरकरी प्राप्त हो रही है अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं रहेगी। तो इसे शुद्ध करने के लिए हम परिष्करण विधि अपनाएंगे, और परिष्करण में दूसरा तरीका होता है, दूसरी अभिक्रिया होती है। तो उसको अभी आगे देखेंगे। पहले बारी बारी समझ लेते हैं कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे हो। तो ये देख चुके हैं कि जो कम अभिक्रियाशील हैं, यानी कि जो नीचे पाए जाने वाले तत्व हैं, उनका निष्कर्षण कैसे हो। अब बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की, जो बीच की धातु हैं, जो ना तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, जो ना तो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं के सामान्यतः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं वो ज्यादातर किस रूप में पाई जाती हैं? तो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, और इसे हम किस में परिवर्तित करेंगे? इसके ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। सल्फाइड से ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, और उसी तरीके से कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड से हम आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई तो अभी समझ में आ जाएगी कि मध्य अभिक्रियाशील धातुओं के सामान्यतः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। इनकी तुलना में धातु को उसकी ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सल्फाइड से हम पहले उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। तो जो सल्फाइड होते हैं उन पर भर्जन क्रिया अपनाई जाती है, और जो कार्बोनेट होते हैं, जैसे ये सल्फाइड है, इस पर भर्जन क्रिया अपनाई गई है, और जो कार्बोनेट होते हैं उन पर निस्तापन अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो भर्जन और निस्तापन अभी समझते हैं। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं धातुओं के, उनको ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जिंक सल्फाइड के रूप में था, उसको हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, इससे हम आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। और निस्तापन कार्बोनेट पर अपनाया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वायु की कम मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट है, उसको हम जब गर्म करेंगे तो इस धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है,
तो जो सल्फाइड होते हैं उन पर भर्जन अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर भर्जन और निस्तापन, इनमें अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर समझ सकते हैं, भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। लेकिन निस्तापन का मतलब क्या होता है? वायु की कम मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में, या तो वायु एकदम न रहे या वायु की बहुत कम मात्रा में गर्म करते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो सल्फाइड पर भर्जन क्रिया अपनाई जाती है ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए, और कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन अभिक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि वायु की कम मात्रा में हम गर्म करते हैं। तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक जैसे कार्बन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो है धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब उसको कार्बन के साथ मिलाएंगे और उसको गर्म करेंगे, तो कार्बन क्या करेगा? इसका अपचयन कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल देगा। अपचयन का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन का कम होना, जो ऑक्सीजन जुड़ा है धातु से वो ऑक्सीजन हट जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? अपचयन, ठीक है। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा और जिंक धातु हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो बीच की धातुएं हैं, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, उनका निष्कर्षण कैसे हो। अब बात करते हैं जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे हो, ठीक है। जो अधिक अभिक्रियाशील हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था सोडियम और पोटेशियम को, अगर उसके अयस्क हों और उसके अयस्क से उस धातु का निष्कर्षण करना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, उनको पहले पढ़ लेते हैं। ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जिसके कारण इनका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा अपचयन किया गया, लेकिन इन धातुओं का अपचयन नहीं करा सकते हैं कार्बन के द्वारा, क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अपचयन द्वारा नहीं प्राप्त कर सकती हैं, तो कौन सी क्रिया अपनाएंगे, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसमें क्या होता है तो समझते हैं। तो जिस अयस्क से हमें प्राप्त करना है धातु को, उसका हम घोल ले लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं NaCl, ये नमक है, इससे हमें सोडियम प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करें? तो हमने घोल ले लिया, ठीक है, और इससे सोडियम को अलग करना है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड बना दिए गए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड को हम प्लस चार्ज, जिसको एनोड बनाना रहता है उसको प्लस चार्ज से जोड़ देते हैं, और जिसको कैथोड बनाना रहता है उससे माइनस सिरे को जोड़ देते हैं, ठीक है। जो बैटरी में प्लस सिरा होता है उससे एनोड बनाते हैं, जो माइनस सिरा होता है उससे हम कैथोड बनाते हैं जोड़कर। तो जो कैथोड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, माइनस चार्ज ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जो एनोड होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि प्लस चार्ज अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब NaCl होता है तो NaCl में ये इससे सोडियम कैसे निकलता है, कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर समझते हैं। तो जो घोल होता है उसमें सोडियम Na+ के रूप में होता है, और Cl जो होता है Cl- के रूप में होता है, ठीक है। तो Cl- के रूप में है तो ये क्या करेगा, किधर भागेगा? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब क्लोरीन किधर भागेगा? तो क्लोरीन जो है प्लस चार्ज की तरफ भागेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्लोरीन माइनस प्लस चार्ज की तरफ आएगा, यानी कि एनोड की तरफ आएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी मान सकते हैं। प्लस चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी मान सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने दे देगा। जब दो क्लोरीन इसी तरीके से करेंगे तो Cl2 बना लेंगे। दो क्लोरीन आएंगे, अपने माइनस चार्ज को इसके हवाले कर देंगे एनोड को, और Cl2 गैस बना लेंगे। तो एनोड से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होने लगेगी, या क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। आप यह प्रयोग अपना सकते हैं घर पर। तो देखेंगे कि जो प्लस सिरे से जोड़े हैं हम, वहां से क्लोरीन गैस निकल रही है, यानी कि यहाँ पर बुलबुले कुछ दिखेंगे गैस के, तो समझ जाएंगे कि वहां पर क्लोरीन गैस निकल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ये सोडियम प्लस है वो माइनस चार्ज की तरफ भागेगा,
क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी में जोड़ेगा। यहाँ पर दिखाया गया कैथोड पर क्या होगा, Na+ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सोडियम की शक्ल में इस पर चिपक जाएगा। तो बहुत सारे सोडियम चिपकते रहेंगे, इस पर चिपकते रहेंगे और यहाँ पर जितने भी सोडियम रहेंगे वो इस पर चिपक जाएंगे और क्लोरीन जितने भी रहेंगे क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन दो जब क्लोरीन माइनस एनोड की तरफ भागेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देंगे, यानी कि यहाँ पर त्यागा जा रहा है, निकाला जा रहा है और क्लोरीन गैस बन जा रही है। तो उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब चरण 3 पर आते हैं। अब तो निष्कर्षण हो गया, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण हो गया, धातुओं की प्राप्ति हो गई चरण 2 के द्वारा। अब जो है उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, कुछ अपद्रव्य रह जाते हैं। तो इसको साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण, यानी कि धातुओं को प्योर करना एकदम। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। इसमें भी परिष्करण में भी विद्युत अपघटनीय विधि अपनाते हैं। तो जिसको शुद्ध करना रहता है, जिस धातु को उसको हम क्या करते हैं, उसको एनोड बना देते हैं, यानी कि उसको प्लस सिरे से जोड़ देते हैं उसकी रॉड को, और उसी धातु की एक शुद्ध धातु ले लेते हैं अलग से और उसे माइनस सिरे से जोड़ देते हैं, यानी कि उसे कैथोड बना देते हैं। तो शुद्ध धातु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और अशुद्ध धातु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और ये हमारा अम्ल हो सकता है। ठीक है, जो ये दिख रहा है पानी की शक्ल, ये जो हमारा अम्ल है। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। जब विद्युत प्रवाहित होगी, अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेंगे। जब विद्युत प्रवाहित होगी तो यहाँ पर जो अशुद्ध धातु की रॉड है, इससे कापर, यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर कापर 2+ के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ पर कापर क्या होगा, निकलने लगेगा इस रॉड से कापर 2+ के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यहीं पर और निकल लेगा, और किधर जाएगा, चूंकि प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज की तरफ भागेगा। चूंकि कैथोड पर, ये कैथोड हमारा, ये कैथोड वाला रॉड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ पर जाएगा और इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, और कापर के रूप में इस पर चिपक जाएगा। इसी तरीके से सभी कापर इसमें से निकलेंगे, निकलते रहेंगे कापर 2+ के रूप में, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कापर की शक्ल में इस पर चिपकते रहेंगे शुद्ध धातु पर। ठीक है, और जितनी भी अशुद्धि रहेगी, जितनी भी मैल रहेगी, वो क्या होगी, तली में बैठ जाएगी। ठीक है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। अपद्रव्य का मतलब होता है शुद्धि, तो यहाँ पर अशुद्धि जमा हो जाएगी किसके नीचे, एनोड के नीचे, इसीलिए इसे एनोड पंख कहते हैं। तो जब विद्युत प्रवाहित होगी, अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेंगे, उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कापर आई और यहाँ पर जाकर चिपक गई। अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं। ठीक है, अविलय अशुद्धियां यानी कि जो घुलनशील अशुद्धियां, अघुलनशील यानी कि न घुलने वाली अशुद्धियां हैं, वो यहीं पर जमा होगी, जिससे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो ये तो बात होगी धातुओं के परिष्करण की, धातुओं को प्योर करने की। तो तीनों चरण उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। तो एनोड से कापर, एनोड पर कापर 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागता है और कापर 2+ के रूप में हो जाता है, और वही कापर 2+ क्या होता है, कैथोड पर आता है, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ेगा और कापर की शक्ल में उस पर शुद्ध धातु पर चिपक जाएगा, और वहां से हम इस शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई पूरी, धातुओं को कैसे प्राप्त करें। ठीक है, अब एक पॉइंट इसी किताब में, इसी चैप्टर में दिया गया है, संक्षारण। संक्षारण ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको समझते हैं। धातुओं की सतह जब वायु, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में या नमी के संपर्क में आती है, तो इनसे अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाने को संक्षारण कहते हैं। ठीक है,
धातुओं की सतह जब वायु, अम्ल, नमी के संपर्क में आती है तो इनसे अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाने को संक्षारण कहते हैं। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये लोहा है, हमारा आयरन है। जब इसकी ऊपरी सतह वातावरण के संपर्क में आती है, वातावरण में नमी भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, तो उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, जंग बनाता है और उस पर एक तह जम जाती है जिसे मोर्चा कहते हैं या जंग कहते हैं। तो इसी को हम इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, यानी जंग बनने को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो काले रंग का होता है। तो सिल्वर क्या होता है, चांदी क्या होता है, वो जो है वायु में जो सल्फर है उससे रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो काले रंग का होता है। इसी वजह से ये चांदी जो है काले रंग की हो जाती है सल्फर से रिएक्शन करके। और कापर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कापर कार्बोनेट बनाता है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कापर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कापर कार्बोनेट बनाता है जो किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो काले रंग का पदार्थ बनता है। कापर ऑक्साइड जो होता है काले रंग का होता है, पीछे हम लोगों ने देखा है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है कापर, तब हरे रंग का पदार्थ बनाता है, वो होता है हमारा कापर कार्बोनेट। ठीक है, लोहा आर्द्र वायु यानी कि नम वायु के संपर्क में आने पर जंग बनाता है। अभी हम लोगों ने समझा, यहाँ पर जो भूरे कलर का होता है, भूरी पपड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी पूरी संक्षारण की। अब संक्षारण से हम कैसे सुरक्षा पाएं, कैसे सुरक्षित रखें धातुओं को, उसको देखते हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पेंट करके। ठीक है, जब पेंट कर देंगे तो वायु के संपर्क में नहीं आएंगे, वातावरण के संपर्क में नहीं आएंगे। तेल लगा देंगे तभी जो है वायु के संपर्क में नहीं आएंगे। यशत लेपन, यशत लेपन का मतलब होता है जिंक की परत चढ़ा देंगे। क्रोमियम लेपन यानी क्रोमियम की परत चढ़ा देंगे। एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण भी जो है परत चढ़ाने का एक तरीका है। और मिश्र धातु यानी कि मिश्र धातु बनाकर, यानी कि कई धातुओं को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, वो संक्षारण से सुरक्षित हो जाएंगे। तो समझते हैं, यहाँ पर दो प्रक्रिया को समझ लेते हैं, यशत लेपन को और मिश्र धातु को। तो लोहा व इस्पात यानी कि लोहा और स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को यशत लेपन कहते हैं। ठीक है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो सुरक्षित हो जाती है, संक्षारण नहीं होता है उसका। मिश्र धातु, यह दो से अधिक धातु या धातु और धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। या तो सिर्फ धातुएं रहेंगी, कई धातु आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाएंगी, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होता है। ये जो है उनकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उनके रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये नहीं कि जितना मन चले उतना मिला दे, नहीं, एक निश्चित अनुपात रहता है तभी वो मिश्र धातु अच्छा बन पाता है। तो दो या दो से अधिक धातुएं हों, या तो कुछ धातुएं हैं और कुछ अधातुएं हों, उनको मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनेगी और एक निश्चित अनुपात में रहना चाहिए। तो यह दो या दो से अधिक धातु या धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब एक तरह का दिखना। ठीक है, तो शुद्ध लोहा जो होता है वो नरम होता है और उस पर जंग बहुत तेजी से लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कठोर करते हैं, कठोर लोहा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उसमें कार्बन कितना मिला देते हैं, 0.05%, 0.05%। उसी तरीके से स्टेनलेस स्टील ये एक मिश्र धातु है। किसका किसका, लोहा, निकेल और क्रोमियम का। और पीतल किसका मिश्र धातु है, कापर और जिंक का। कांसा किसका मिश्र धातु है, कापर और टिन का। ठीक है, कुछ मिश्र धातु हैं जो कम अभिक्रियाशील हैं, यानी कि वातावरण के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ज्यादा दिन तक टिके रहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर स्तंभ है जो कुतुब मीनार के पास है। ये जमाने का इसी तरीके से पड़ा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि वातावरण का कोई प्रभाव इस पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहाँ संक्षारण से सुरक्षा कैसे पाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, किसी भी पॉइंट को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है और उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब
and press bell icon. Thank you.